हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर वालों स्टूडेंटों के कि सर हमारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आओ। तो उन्हीं की बातों पर ध्यान देते हुए आज की हमने यह वीडियो बनाई है। यह वीडियो होने वाली है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि आप सभी को पता होगा केमिस्ट्री का थर्ड पेपर होता है। इसी के ऊपर हमने वीडियो बनाई है और वीडियो भी बिल्कुल आपके सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाई है कि किस प्रकार का आपका 2022 में एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। उसी के आधार पर हमने यह वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पेपर में कुछ इस प्रकार के आपका जो भी सब्जेक्ट होता है उसका जो एग्ज़ाम होता है उसका नेम लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री। फिर उसके बाद में बात करेंगे कितने घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। तो 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। एंड पूरे पेपर की मार्किंग की बात करें तो मैक्सिमम मार्क 34 नंबर का आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर रहेगा। उसके बाद में देखिए, आपकी सर्वप्रथम चालू होती है यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 2022 के एग्जाम में आने के इनके पूरे चांस है, तो आप इनको अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट है आंतरिक ऊर्जा, सेकंड है एंथैल्पी एंड थर्ड है ऊष्माधारिता। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से आप क्लियर कीजिएगा। या तो प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर इनका आंसर मिल जाएगा, या आपकी नोटबुक किसी की भी सहायता से इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को समझाइए। निम्न प्रक्रमों को समझाइए। यहाँ पर कुछ प्रक्रम है। फर्स्ट है समतापीय प्रक्रम, सेकंड है रुद्रोत्सम प्रक्रम, थर्ड है चक्रीय प्रक्रम और फोर है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यह बात को नोटिस करता हूँ कि हर बार एक ना एक प्रक्रम के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसमें 4 प्रक्रम है, चारों को अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा ताकि एक इनका बेस बन जाए एंड 2022 के एग्ज़ाम में इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से क्लियर कर सको। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, फर्स्ट का सीपी व सीवी में ऊष्मागतिकीय संबंध की विवेचना कीजिए। तो सीपी व सीवी होता है, उसमें ऊष्मागतिकीय संबंध की आपको विवेचना करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, हैस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को परिभाषित कर व्याख्या कीजिए तथा नियमों के अनुप्रयोग भी लिखिए। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, हैस के स्थिर ऊष्मा संकलन नियम को परिभाषित करना है, फिर उसकी व्याख्या करो एंड उसके नियमों के अनुप्रयोग भी लिखो। तो यहाँ पर जो हैस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है उसके पूरे ही टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का भी, उदासीनीकरण ऊष्मा से आप क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार याद किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे किस प्रकार इसको याद किया जा सकता है। तो इसको भी अच्छी तरह से आप क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का स्थिर आयतन पर क्रिक-होफ समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। स्थिर आयतन पर आपको क्रिक-होफ समीकरण को व्युत्पन्न करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखी। निम्न पर टिप्पणियाँ लिखी। फर्स्ट देखिए, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है। बी है आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी के बारे में, और सी है क्लासियस असमानता। इन तीनों के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो इनको भी आप अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए। ऊष्मा इंजन की कार्य क्षमता को व्यक्त करने हेतु समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट आप मेरी लैंग्वेज पर गौर कीजिएगा। ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए कार्नोट चक्र का वर्णन कीजिए। ऊष्मा इंजन की कार्य क्षमता को व्यक्त करते हुए एक समीकरण भी व्युत्पन्न कीजिए। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का भी देखिए, ये क्या लिखा है, इसमें दिख नहीं रहा। एक इस्पात को गर्म कर रखने के लिए ऊष्मा पंप का प्रयोग किया जाता है, जो भीतर के 295 केल्विन व बाहर 273 केल्विन के मध्य कार्य करता है। इस पंप से प्रत्येक kWh ऊष्मा प्राप्त करने के लिए
कितना कार्य खर्च करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 2 है वो भी क्लियर हो गई। उसके बाद में देखिए यूनिट नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ लिखी। इनमें से चारों में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। तो चारों देख लीजिए। फर्स्ट है अभिक्रिया सम आयतनिक, सेकंड है क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण, और सी है लो सतोलिया का सिद्धांत, और डी है नैन-शर्त वितरण सिद्धांत। तो इनमें से कोई सा भी 3 आपको करना है, बट यहाँ पर आपकी कोई एग्जाम नहीं चल रही, इसकी वजह से आपको चारों ही अच्छी तरह से क्लियर करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रवस्था नियम लिखिए व प्रयुक्त पदों को समझाइए। प्रवस्था का नियम लिखना है और उसके बाद में उसमें जो भी प्रयुक्त पद है उनको आपको अच्छी तरह से समझाना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखिए, सल्फर तंत्र को प्रवस्था आरेख बनाकर उसका वर्णन कीजिए। सल्फर तंत्र को प्रवस्था आरेख बनाकर उसका वर्णन करना है। उसके बाद में आपकी जो यूनिट 3 है वो समाप्त हो गई। अगली है यूनिट 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह समीकरण जो विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध दिखाती है उसे व्युत्पन्न करना है, और शैल स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का भी देखिए, कोलराउस का आयनों का स्वतंत्र अभिगमन संबंधित नियम लिखे, इसका एक अनुप्रयोग भी लिखे। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सी, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर NH4+ और OH- आयनों की अणुता तनुता पर आयनिक गतिशीलता क्रमशः 7.60 × 10 में -4 एंड 20.50 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स है। अतः तनुता पर NH4 OH की तुल्यांकी चालकता का मान याद कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है तुल्यांकी चालकता का मान निकालने वाले, इनको आप अच्छी तरह से क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, अभिगमनांक संख्या से आप क्या समझते हैं, हिट्रोप विधि द्वारा इसे किस प्रकार याद किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। उसके बाद में देखिए 8 का बी देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोडों के बीच कॉपर सल्फेट विलयन के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर 0.153 ग्राम कॉपर निक्षेपित हुआ तथा एनोड ध्रुव में विद्युत अपघटन से पहले और बाद में कॉपर के द्रव्यमान प्रति आयतन क्रमशः 0.79 तथा 0.91 ग्राम थे। Cu+ तथा SO4 2- आयनों के अभिगमनांक का परिकलन कीजिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छी तरह से नोट करना है। अगली यूनिट है एंड पेपर की लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखी। फर्स्ट है ए है विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसकी सार्थकता, बी है संचारण एवं सी है संदर्भ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखिए 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट है ये ध्रुव संधि विभव क्या है, ध्रुव संधि विभव के व्यंजकों को व्युत्पन्न कीजिए, एक विलयन तथा पीएच निकालने के लिए क्वीन हाइड्रेट इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार में प्रयोग में आता है। तो इनको आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।